गुड इवनिंग। चलिए, आज का तो एक ऑड डे है। एंड ऑड डे एंड ऑड टाइम, 7 PM एंड ऑन अ फ्राइडे इवनिंग। तो जो हमेशा का जो क्राउड रहता है, तो आई थिंक दिस टाइम इट विल बी स्लाइटली लेस देन नॉर्मल। तो शुरू करते हैं। वेलकम टू एवरीबडी हु इज हियर। आई सी सिद्धार्थ जी आए हुए हैं, वर्षा जी हैं, सो मेनी अदर्स आर आल्सो देयर। चलिए, तो शुरू करें आज का क्वेश्चन आंसर। कुछ सवाल ववाल तैयार होकर के आए हैं क्या? नितेश जी भी आए हुए हैं। आई सी अ लॉट ऑफ पीपल, रेगुलर्स आर ऑल देयर। हाँ, हु वुड लाइक टू स्टार्ट? हाँ, सिद्धार्थ जी। हाँ, आपका हाथ है जी, पूछिए। आपका साउंड जरा ये अनमुट। हाँ, हेलो। अब बताइए। हेलो। जी बोलिए। हाँ, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। अच्छा, एक सवाल एक मेरे दिल में बहुत दिनों से पड़ा है। ये जी आजकल ये लव ट्रायंगल का जो किस्सा सुनते हैं, ये जी बहुत सुनते हैं कहीं पे। किसी ने किसी को मार दिया, किसी ने किसी को खत्म कर दिया। जी कई बार लड़के ने मार दिया, कई बार लड़के ने मार दिया। तो ये जी। ट्रायंगल में आखिर इनको मिलता क्या है? अब फॉर एग्जाम्पल समझो, एक लव ट्रायंगल है, उसने अपने हस्बैंड को मार दिया। हाँ। उसको सजा तो मिलनी मिलनी है, उसके वो जी प्रेमी को भी सजा मिलनी है। फिर आखिर जी। वो मिल उसमें कमाते क्या है, क्या उनका गेन क्या होता है? ये क्यों इतनी एक्सट्रीम स्टेप लेते हैं और अपने आप को मतलब कुएं में डाल के? हम्म। क्योंकि उनको सजा तो देखिए, मिलनी है। अच्छा, इसमें दो तीन बातें मैं आपको बता दूं। जी। सजा तो मिलनी है, ये तो आपका एक प्रिजम्पशन है। हम ओके। सबका प्रिजम्पशन है। ओके। और हम चाहते भी हैं। बट क्या होता है क्या नहीं होता है, वो तो खैर कायदे कानून की बात हो गई। ओके। लेकिन आदमी ये करता क्यों है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज वो अच्छा। जानना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट व्हाई पीपल डू इट, है ना। तो जी। जब कोई पर्याय नहीं होता है, उसके बाद में ही इंसान कोई इस तरह की बहुत स्ट्रॉन्ग कदम उठाता है। किसी की जान ले लेना कोई इतना आसान नहीं होता है। आप घर में, ठीक है, हम मच्छर वच्छर मार देते हैं, लेकिन आप किसी और चीज को मारने की कोशिश करेंगे तो दिल थोड़ा धड़कता है, लगता है कि सही भाई बात। क्यों करें क्या नहीं करें। कहते हैं ना कि एक बार वो जावेद अख्तर साहब ने कहा था कि लोग बकरियों को या मुर्गियों को या किसी जानवर को मारते समय चलो, फोन किधर है? उनको जरा फोन किधर? तकलीफ होता है। लेकिन मच्छी जो होती, फिश जो होती है, उसको मारते समय आदमी को कुछ लगता नहीं। तो ये एक इशू क्या हो जाता है कि मच्छियां आवाज नहीं करती। मच्छियों को आप मारेंगे तो चीख पुकार नहीं करती हैं। लेकिन यदि आप किसी और प्राणी को मारेंगे तो वो आवाज करता है। तो आवाज से आदमी थोड़ा सा, उसको एक करुणा या उसको एक कुछ फीलिंग्स आती हैं। बट मच्छी पकड़ने के टाइम आदमी पकड़ लेता है, क्योंकि मच्छियां बोल नहीं सकती हैं, बेजुबान होती हैं। एक तो खैर ये बात मुझे याद आई तो मैंने आपसे कहा। लेकिन आपका जो ये प्रश्न है, ये आप लव ट्रायंगल की बात कर रहे हैं या आप किसी पर्टिकुलर केस के बारे में आप बात कर रहे हैं? कि मतलब थोड़ा सा आप बता सकते हैं? आप अनम्यूट हो जाइएगा जरा। आप म्यूट में हैं साहब। हाँ सर। हाँ, हाँ। हाँ, बताइए। अभी 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 रिसेंटली पुणे में जो केस हुआ है, जी जिसमें उस लड़की ने, जिसकी शादी तय हुई है, हम्म। अपने प्रेमी से के साथ मिलकर जी उस होने वाले हस्बैंड को मार दिया। ऐसे एलिगेशंस है, ऐसा आरोप है जी उस पर।
अभी वो जी। सिद्ध होता है नहीं होता है वो आगे की बात है, वो आपकी बात मैंने मान ली, क्योंकि उसमें जी। जरूरी नहीं कि उसको हर एक को सजा मिले, कई बार वो छूट भी जाती है। तो ये ऐसा अभी एक आम आदमी की नजरिए से देख लिया जाए तो भाई उसको क्या मिलना है उसमें? वो तो देखिए। पकड़े गए, हम्म। वो बच्चा भी, वो जो उसका प्रेमी था वो भी पकड़ा गया, जी। आखिर उन्होंने इसमें पाया क्या? अगर वो घर में बोल देती नहीं मुझे नहीं चाहिए ये शादी, ऐसा ऐसा अगर कुछ वो वाया मीडिया उसमें निकल सकता था, ऐसा मेरा मानना है। हालांकि असलियत उस लड़की को ही अच्छी तरह से मालूम है। देखिए, बात ऐसी है, हम इस चीज को अभी पोस्ट फैक्टो एनालिसिस कर रहे हैं। जी। ये बात पता चल गई, ये बात सामने आ गई, वो लोग पकड़े गए, इसके बाद हम ये सब चीजों का विश्लेषण कर रहे हैं। सही है ना? जी। जब वो कोई कांड करने जाता है, कुछ कर्म करने जाता है, उस वक्त उसको एक गैम्बल होता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आई विल गेट कॉट। पहला तो ये है, कहीं ना कहीं वो अपना हिसाब लगाता है। पकड़ जाने के बाद आप कह रहे हैं कि ये सब ऐसा होना जब लाजमी था, तो फिर क्यों किया? तो हाँ। इसमें दो बातें हैं। सबसे पहली बात यह है कि ऐसी क्या मजबूरी थी कि इसके सिवा कोई दूसरा पर्याय नहीं था, इसकी अच्छा। तरफ किसी का ध्यान नहीं है। व्हाट वाज द काइंड ऑफ प्रेशर? क्या आप शादी को नकार नहीं दे सकते थे? क्या आप नहीं कह सकते थे कि भाई मेरे को ये नहीं करनी, दूसरे से करनी है? उस नकार या उस चीज को फेस करना कि मैं क्या मुंह से इस चीज को मैं जाकर के अपने घर वालों से या किसी से बोलूं कि मुझे ये नहीं करना है, मुझे किसी और से शादी करनी है, उससे ज्यादा इजी उसको ये लगा कि इसको मारे डालो, ओ। तो न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। तो आपने ये नहीं देखा कि उसके ऊपर में सामाजिक या उसके फैमिली की तरफ से अननोन, या जिसको कहते हैं ना कि जो एक इनहेरेंट फियर जो था, जो प्रेशर था उसके ऊपर, उसको भी आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आदमी ऐसे ही जाकर के किसी को मार नहीं देता है कि भाई चलो भाई मुझे ये पसंद आ गया, इसको खत्म कर दो। किसी की नीयत इस तरह से होती नहीं है। देयर एवरीबडी वर्क्स अंडर प्रेशर। तो आओ, कौन सा सामाजिक प्रेशर था उसके बारे में सोचिएगा। हमारी हाँ। जो सोसाइटी है, हाईली कास्टिस्ट सोसाइटी है, और डॉक्टर अंबेडकर के हिसाब से कास्ट डिपेंड्स ओनली ऑन इंट्रा मैरिज। कि विद इन द कास्ट अगर शादियां होती रहें तो फिर कास्ट बरकरार रहेगा। अगर ये मैरिजेस वगैरह कट हो जाती है, तो एक दूसरे के साथ हो जाती है, तो कास्ट रहेगा ही नहीं। इसी वजह से तो सारा प्रेशर गांव, पूरे जो हमारे गांव से लेकर के शहर तक, जो हमारा पूरा प्रेशर है हमारे समाज में, सारा प्रेशर है कि सबसे ज्यादा रेस्ट्रिक्शन शादी में होता है। कि भाई अपने मर्जी से तुम शादी नहीं करोगे, हमारी जो जीन्स की जो लाइन है उसको हमको बरकरार रखनी है विद इन द कास्ट। और इसकी वजह से आप कुछ भी कर लो, मर्डर कर दो तो चलेगा, लेकिन भाई शादी अपने ओ। मर्जी से नहीं। इसीलिए अगर कर भी लिया तो उसके बाद में माँ बाप या जो भी होंगे, जो भी रिलेटिव, आपने वो पिक्चर सैराट देखी होगी जिसमें उसका सगा भाई जाके जी उसको जी। खुश कर देता है कि तुमने मर्जी से पहले ये जो रिटर्न रूल है, ये आपके सारे पेनल कोड और बाकी सारे कायदों से ऊपर है ये। दिस इज अ सोशल प्रेशर। तो सबसे ज्यादा प्रेशर इस हमारे जो समाज है उसमें शादी के ऊपर है। बिकॉज नस्ल नहीं बिगड़नी चाहिए, कास्ट के अंदर प्योरिटी राइट। मेंटेन रहनी चाहिए। ये है उसके पीछे का कारण। और इसलिए फिर उसको ये आसान लगा कि इसको ये इजी रास्ता है, रादर देन फेसिंग ऑल दैट। फिर नहीं बोले तो फिर से भागना पड़ेगा। फिर क्या होता है कि एक पर्टिकुलर लाइफस्टाइल, एक स्टैंडर्ड की आदी हो जाते हैं बच्चे। तो फिर वो कहते हैं कि आ, अगर ये हो गया, मुझे घर से बेदखल कर दिया, तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। आप समझ रहे हैं ना? इस वजह से बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं। वी डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ प्रेशर्स अंडर विच दे हैव ऑपरेटेड, या उसने क्या क्या उसकी इतनी मोटिव कैसे हो गई कि, बट ये प्रेशर बहुत गहन है, बहुत ज्यादा होता है। ये जो घर के अंदर जो प्रेशर है वो किसी को बाहर दिखाई नहीं देता, हमें सिर्फ एक्शंस दिखाई देते हैं। हम रिट्रोस्पेक्ट में उसके बारे में सोचते हैं। उसकी जड़ तक पहुंचने की कोशिश कीजिएगा। तो दिस इज व्हाट वन हैज टू डू। जिंदगी में हमेशा कोई भी चीज हो,
उसको सिर्फ जो आपके सामने दिया जाता है उस एंगल से नहीं, दूसरे एंगल से भी देखने की कोशिश कीजिए, जड़ तक जाने की कोशिश कीजिए। और उसको जड़ तक जाने के वक्त समय भी जरूरी नहीं है कि एक ही एंगल से जाइए, चारों एंगल से देखिए। आखिर में लॉजिक सिंपल है कि उसकी मोटिवेशन इतनी, ये करने की बजाय ये करना उसको इजी लगा, तो सोचिएगा किस कदर का प्रेशर होगा उसके ऊपर। So that in effect is what is an answer to your question, Siddharth ji. थैंक यू, तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। नितेश जी ने हाथ खड़ा किया है। नितेश जी, हमने शुरुआत में आपकी याद की थी। जी, आप अनम्यूट हो जाइए नितेश जी। हेलो। जी बोलिए। सर आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आवाज आ रही है। आपके यहाँ मौसम जी। कैसा है? जी सर नमस्ते, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जी सर, आपके यहाँ सर क्या है मौसम सर, कैसा है आज? अलीनो आप कहाँ जी। हैं? आप तो जी बहुत जी। घूमते रहते हैं, कहाँ हैं आज आप? जी सर, मैं आज अपने गांव में ही हूँ, लेकिन क्या है कि इस साल जो अलीनो का इफेक्ट है, इस साल हमारा जो जिला है, जो बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है, सर इस साल अलीनो से काफी ज्यादा इफेक्टेड हो रहा है। और यहाँ पर बरसात के मौसम में भी गर्मी के मौसम का एहसास हो रहा है। ओ हो। जी काफी सर, जो चिंता ऐसा का कि विषय सुनने है। में, बिल्कुल सर, बहुत चिंता का विषय है। WMO की रिपोर्ट्स भी बोल रही है कि इस साल भारत के बहुत अधिक जिले इससे प्रभावित हो सकते हैं। हमारा जिला ये पूरा बेल्ट कृषि आधारित जिला है, और इसमें बहुत ज्यादा नुकसान होने की सर संभावना बहुत ज्यादा है। हम सुन भी रहे हैं कि ठंडे ठंडे देश भी इस समय बहुत गर्म हो रहा है। यूरोप जैसे जो ठंडे देश थे वो भी इस समय काफी ज्यादा हीट से गुजर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सर पर्यावरण के प्रति चिंतित होने की जरूरत है इस समय। जी, चिंतित होने की जरूरत है। उससे ज्यादा उसके बारे में प्रचार करने की और लोगों से प्रिवेंटिव एक्शन लेने की जरूरत है। जी बहुत सारे चीजें हैं जो हम अपने अपनी तरफ से कर सकते हैं, लेकिन जी। जी एक ही बात मैं कह सकता हूँ कि कुछ महीनों के बाद यह भी टल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल जी। सर मैं इंसानों में अपने, जी एक बड़ी फितरत है कि हर मुसीबत से हम आगे निकल पड़ते हैं, आगे जी। निकल जाते हैं। अ, जी जी, बहुत बढ़िया सर। मेरा मूल प्रश्न सर आपसे ये था कि कल मेरी एक बड़े अखबार है द वालदा स्ट्रीट जर्नल के एक जनरल, एक कॉलमनिस्ट है, उनसे बात हो रही थी। उनका मानना ये है सर कि अब व्यक्ति थोड़ा हिंसक प्रवृत्ति का होता जा रहा है, किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। हमें इस मुल्क को जीतना है, हमें इस चीज को जीतना है। पीस लगातार, पीस की जो बातें हैं अब वो बंद हो चुकी हैं, और व्यक्ति मार धाड़ पर उतर आया है। तो सर आदमी जो जो इंसान में जो चेंजेस आ रहे हैं सर, ये कहाँ तक सही है, और ये चेंजेस बहुत घातक सिद्ध हो सकते हैं। आपका क्या मानना है? युद्ध बढ़ रहा है, हिंसा बढ़ रही है, ये आपको अब पता चल रहा है। लेकिन हजारों साल पहले, 2500 साल पहले भी गौतम बुद्ध ने यही कहा था कि हिंसा के बारे में उन्होंने कहा था कि भाई अहिंसा अच्छी बात है। और उन्होंने खैर मध्यम मार्ग दिया था, क्योंकि वो जो होने वाली जो हिंसाएं थी, जो पशु बलि दी जाती थी, उनका जो रिवोल्यूशन था, उनका जो रिवोल्ट था, वो बहुत बड़ा हिस्सा उसमें पशु बलि के अगेंस्ट भी था। तो हिंसा तब भी होती थी। अलेक्जेंडर जब आया तो उसने काफी देशों को जीतते जीतते आया, तो वहां पे कोई प्यार मोहब्बत से शादी वादी करके तो नहीं जीता था, मारकाट करके ही जीता था। तो वहां पे भी हिंसा तो हुई थी। हमारे भारत में बोलिए, आसपास बोलिए, जहां भी आप देखेंगे, आस पड़ोस के राजा से लड़ाई झगड़ा। जब एलेक्जेंडर जब आया था, सिकंदर, तब आम्भी राजा जो तक्षशिला में था और पोरस जो यहाँ थे, तो इनके दोनों के आपस में झगड़े थे। तो बहुत झगड़े होते, पृथ्वीराज चौहान और जयचंद के आपस में झगड़े थे। तो लड़ाइयाँ होती रहती है, हिंसा होती रहती है। सवाल यह है कि आजकल आपके पास में इंफॉर्मेशन ज्यादा आ रही है। पहले क्या होता था कि लड़ाई कहीं हो गई तो फिर इंफॉर्मेशन आने में, घोड़े में लोग इंफॉर्मेशन लेके आते थे, 3-4 दिन या अब 6-15 दिन के बाद पता चलता था वहां कहीं लड़ाई हुई है, हिंसा हो गई है। पानीपत के 3 युद्ध हो चुके हैं, हल्दी घाटी का युद्ध हो चुका है। कहाँ हिंसा नहीं हुई है? हिंसा हमेशा होती है। तो हम भारत की बात कर रहे हैं, यूरोप में हिंसा हुई है, कहाँ नहीं हुई है? हर जगह हिंसा हुई है।
अफ्रीका के ऊपर में जाकर के ये जो कॉलोनियल लोग गए थे, बेल्जियम ने कितनी हिंसा करी है कॉन्गो में। आज भी हमारे रहते रहते आप देखिएगा पैट्रिस लुमुम्बा को कितने हिंसक तरीके से मार दिया गया। और देखेंगे तो आप चे गुवेवारा को, कहाँ नहीं हुई है, हर जगह हुई है। इस साइड ने भी हिंसा की, उस साइड ने भी हिंसा की। तो सवाल यह है कि अभी आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन आ रही है, हिंसा होती है और आपको आधे घंटे में पता चल जाता है, तो आपको लगता है कि हिंसा बहुत बढ़ गई है। हमारी इंफॉर्मेशन बढ़ गई है, हिंसा तो वही है, थोड़ी बहुत बढ़ गई होगी बिकॉज मीन्स ज्यादा आ गए हैं आपके पास में। पहले उतने मॉडर्न मीन्स नहीं थे, पहले तलवार वलवार से लड़ते थे। आजकल मिसाइल छोड़ करके एक साथ में 1 लाख आदमी को मार दिया जाता है। तो हाँ, उसका स्केल बढ़ गया है, ये हम कह सकते हैं, क्योंकि हिंसा करने के जो साधन है वो हमारे पास में काफी मॉडर्न हो गए हैं, तो उसके साथ में हो रहे हैं। लेकिन चेंज जो है ये खराब नहीं होता है। आप जो कह रहे हैं कि ये चेंज जो है ये बुरी चीजें ला रहा है और हम बद से बदतर होते जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। चेंज है, इसी की वजह से देखिए जब युद्ध होता है तो साथ में बहुत सारी और भी चीजें होती है। आपको एक एग्जांपल बताता हूं। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था तब एलाइड फोर्सेस जो थे, यूएस, ब्रिटेन, सोवियत रशिया, ये एलाइड फोर्सेस थे। तो जापान ने मलेशिया और ये जो भाग है जो रबर ग्रोइंग एरिया है इसके ऊपर में कब्जा कर लिया। तो क्या है कि युद्ध की गाड़ियों को चलने के लिए टायर की जरूरत होती है, टायर चलते रबर पे, रबर ही नहीं मिल रहा था। तो रबर पूरा कंट्रोल कर लिया सप्लाई जापान ने। तब अमेरिका में SBR, स्टाइरीन ब्यूटाडीन रबर, इसका आविष्कार किया गया। ये सिंथेटिक रबर था जो उन्होंने पेट्रोलियम से बनवाया और स्टाइरीन ब्यूटाडीन को ऐड कर करके उसका एक पॉलीमर बनाया जिससे बिल्कुल रबर की तरह उन्होंने पदार्थ बना दिया। उसका नाम था SBR, स्टाइरीन ब्यूटाडीन रबर। उसकी वजह से जो नेचुरल रबर था जो पेड़ों से आता है उसके ऊपर में डिपेंडेंसी कम हो गई। आज स्टाइरीन ब्यूटाडीन रबर एक रबर का पूरा इक्वलेंट एक एक सब्स्टिट्यूट है। तो ये फायदा हुआ कि नहीं हुआ? तो जहां हम सोचते हैं कि लड़ाइयों से ये चीजें होती है, बहुत सारी इन्वेंशंस भी होती हैं। जब आप किसी चीज को प्रतिकार करने के लिए आपने रडार बना दिया कि हवाई जहाज आ रहे हैं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ था, ब्रिटेन ने रडार का जाल बिठा दिया। तो रडार का काम और भी चीजों पे होता है, आज सारी फ्लाइट की नेविगेशन रडार पे ही चलती है। तो ऐसा नहीं है कि चेंज होने से नुकसान नहीं होता है। इनफैक्ट चेंज हमारे मानवता के लिए आगे बढ़ने का एक द्योतक है। अब उसमें यह बैलेंस रहता है कि जितना नुकसान का चेंज हो रहा है उससे ज्यादा हमारा डेवलपमेंट का चेंज हो रहा है। जितना हम लोग मारते जा रहे हैं उतना मेडिकल साइंस भी बढ़ता चला जा रहा है। आज क्या नहीं है, आप देखिए मेडिकल साइंस में। आपको प्रोब करने के लिए उस दिन मैं गया था पिछले कुछ दिनों पहले, तो हम तो अपने आयुर्वेद में कहते हैं ना कि नाड़ी परीक्षा। तो पुणे में एक जगह गया मैं, तो उन्होंने एक मशीन लगा दी मेरे हाथ में और बस बोले थोड़ी देर आप इसको पकड़ के रखिए, और उन्होंने वो मशीन लगा दी। तो उसने मेरी पूरी नाड़ी पकड़ ली और वात पित्त कफ का जो दोष होता है उसका पूरा उसने एनालिसिस निकाल दिया कि साहब आपका पित्त 70% है, आपका ये 30% है, वट वगैरह। तो उन्होंने बताया कि आपको ये चीजें खानी चाहिए, ये चीजें थोड़े दिन के लिए छोड़ दीजिए, बरसात का मौसम है, 1 महीने के बाद में आपका जो है ये बैलेंस हो जाएगा। तो बताइए, ये जो हम पहले कहते थे कि वैद्य लोग नाड़ी पकड़ते हैं, आज मशीन हो गया है। तो ये उनका ये कहना था कि हम गांव गांव में इसको देना चाहते हैं ताकि लोग कम से कम रिमोट एरिया में अपने आप ही अपने वहां पे किसी को हम ट्रेन कर देंगे, वो लोगों को बता सकता है, एडवाइस कर सकता है कि भाई ये खाओ ये ना खाओ, ये चीजें आपके मौसम के लिए आपकी प्रकृति के लिए अच्छी नहीं है, इस चीज को खाइए। तो ये डेवलपमेंट ही तो है। तो चेंज हमेशा अच्छे के लिए होता है। जितना चेंज से बुरी चीजें बनती हैं उससे ज्यादा अच्छी चीजें बनती हैं। क्या होता है कि किसी को मार दिया, बॉम्ब डाल दिया, कुछ विस्फोट हो गया, ये हमारे मन में डर पैदा करता है और डर बिकता है। तो इंफॉर्मेशन ज्यादा डर की आती है कि भाई उसने मार दिया, उसने ये कर दिया, हिंसा की फोटो सब कुछ आता रहता है, बिकॉज दैट सेल्स। कोई बताए कि भाई उस डॉक्टर ने बहुत अच्छा एक इन्वेंशन किया है, नाड़ी परीक्षा वाली बात अगर बताएं, आपको बोरिंग लगेगा। आप किसी को भी बात करिए, वो सारी डेवलपमेंट की न्यूज तीसरे चौथे पेज पर होती हैं, बाहर के पेज पर होता है इतने जोर से बरसात हुई है,
पूरा शहर बह गया, इतने मारे गए, कोई मैनहोल में गिर गया, कुछ ये हो गया, फलाना ढकाना। ये जितना भी चिंता और डर पैदा करने की जो न्यूज है वो बिकती है, क्योंकि मानव की प्रकृति है फाइट और फ्लाइट। वो डरता है, सबसे पहले उसका पहला रिएक्शन फियर का होता है। तो आप वो फियर बेच रहे हैं, फियर ही बिकता है। आपकी अच्छी चीजें, डेवलपमेंट कौन खरीद रहा है? हाँ, जब आपको बीमारी होती है, जब डर पैदा होता है, तब जाते हैं कि भैया क्या है, तो कहता है चलो इसका ये करना है, इसका ईसीजी लेना है, इसके अलग अलग टेस्ट लेने, तब आप कहते हैं चलो अच्छा हो गया भाई, इनके पास मशीन तो है। लेकिन जब आपको कोई डर नहीं होता, तब आप उस मशीन के बारे में जानने की कोई कोशिश नहीं करता। किसी आम युवा को पूछिए, वो बता देगा इसके पास ये मिसाइल है, इसके पास F-16 है, इसके पास, हमारे पास में राफेल है, सारे उनके पास में इंफॉर्मेशन होती है। लेकिन कोई पूछे भाई मेडिकल साइंस में हार्ट का डिजीज हो तो कौन कौन से आजकल आपको पता है क्या? ये सोनोग्राफी और मैग्नेट का जो होता है, ये जो चेक करते हैं, या एनसी ईसीजी, ईईजी, इसके बारे में पता है तो आप देखेंगे आमूमन लोगों को पता नहीं होता। हाँ, जानते हैं कि भाई वो कुछ होने से वो चेक करते हैं, लेकिन उनको पूछिए जैगुआर कैसे फाइट करता है, राफेल कैसे फाइट करता है, वो एक एक चीज बता देंगे कि इसके पास ये बॉम्ब है, इसके पास ये बॉम्ब है। सब डिस्ट्रक्शन की बातें बहुत इंटरेस्टिंग होती है, वो बिकता है। लड़ाई की कहानियां, लड़ाई के सिनेमा धनाधन बिक जाते हैं, सब देखने को जाते हैं। मारपीट हो गई, धाड़ धाड़ हो गया। और कोई बताए कि भी उसने रह करके, जैसे डॉक्टर कोटनिस की अमर कहानी, उस पिक्चर को देखने कौन जाए? उसने जाकर के चीन में इतना बड़ा काम किया, हमारे डॉक्टर कोटनिस जो सोलापुर के थे, उसके बारे में एक पिक्चर बनाई थी शांताराम ने। कितनों ने देखी, कितनों को पता है? लेकिन बताइए हिटलर ने क्या किया, गेबल्स ने क्या किया, रोमेल ने क्या किया, धन 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 सब बता देंगे आपको। ऐसा है। तो हमारा फोकस फियर पे ज्यादा रहता है, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। जी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये उत्तर ठीक लगा होगा। नहीं, बहुत अच्छा एक्सप्लेन एक्सप्लेन आपने किया। जैसे ही युद्ध बढ़ते हैं तो लोग गिलानी में जाते हैं, तो ये बात कितनी जी सत्य आप मानते? जी, देखिए, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि गिलानी के बारे में मैं आपको एक बात बताता हूँ कि अ, ये मध्यम मार्ग की बात अगर करेंगे, तो गौतम बुद्ध को जब पूछा गया था कि क्या हिंसा करनी चाहिए, तो उन्होंने कहा था कि देखो भाई, अगर शेर अहिंसक हो जाएगा तो हफ्ते भर में तो मर जाएगा वो, क्योंकि उसको जीवित रहने के लिए उसको हिंसा तो करनी पड़ेगी। आप भी, जब आप किसी पेड़ से सेब तोड़ते हैं, या भिंडी तोड़ देते हैं, या बैंगन तोड़ देते हैं, तो हिंसा तो आप भी कर रहे हैं। वो अलग बात है कि पेड़ बेचारा आवाज नहीं करता, जैसे मच्छियां आवाज नहीं करती, तो हमको लगता है कि नहीं ये अहिंसक है, लेकिन आपको जीवित रहने के लिए उतनी हिंसा तो करनी पड़ेगी। तो गिलानी किस बात की? आपको जीवित रहना है, तो बुद्ध ने कहा नीड टू किल एंड विल टू किल। नीड टू किल है कि भाई आपको जीवित रहने के लिए इतना तो करना ही है, शेर को तो उतना खाना खाने के लिए इतने तो हिंसा करनी ही पड़ेगी, नहीं तो वो तो मर जाएगा। और विल टू किल होता है कि जब मैं, ये वॉर्स हो रहे हैं कि भाई मैं अपने घमंड के लिए, अपनी लालसा के लिए मैं जाके किसी को मार देता हूं, कि भाई मैं उसका राज्य या उसकी संपत्ति या कुछ और ले लूं, तो विल टू किल जब आता है, या मैं किसी काल्पनिक किसी पात्र के लिए उसके नाम पे जाकर के मैं लड़ाई कर लूं, तो वो विल टू किल है। तो उन्होंने कहा था कि विल टू किल जो है वो वर्जित है, लेकिन नीड टू किल है तो करना ही है, उसमें तो वर्जित हो ही नहीं सकता। तो ये बैलेंस है, इस चीज को आप समझिए, इसमें गिलाने की बात नहीं है। जो जो आपकी जरूरत के लिए, जो आप सब्जियां तोड़ रहे हैं, या एप्पल तोड़ रहे हैं, या भिंडी तोड़ करके उसकी सब्जी बना रहे हैं, तो वो हिंसा तो आपके लिए वर्जित नहीं है। आपकी जीवित रहने के लिए वो तो करना ही है आपको। लेकिन जाकर के 300 400 कत्ल कर दिए आपने जानवरों का, ये भाई किसी काल्पनिक देवी देवता को खुश करने के लिए बलि चढ़ा दी, या किसी राज्य पे आक्रमण करके आपने वहां के लोगों के ऊपर बम डाल के मार डाला, छोटी छोटी बच्चियों का अभी मिसाइल से खत्म कर दिया गया उनको, ये वर्जित है, उससे ग्लानि होनी चाहिए। लेकिन जो कुछ नीड टू किल है, उसमें ग्लानि नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आप खाना नहीं खा पाएंगे। तो उस पर बैलेंस रखिए। जी
जी, नितेश जी, थैंक यू सर। जी, धन्यवाद सर आपका। ठीक है? जी, बिल्कुल। आपके 2 प्रश्न हो गए। जी। जी। और किसी का हैंड रेज़ हुआ है? नहीं, अभी नहीं है। प्रशांत जी, कोई प्रश्न आए हैं? ये सर, आयशा जी का एक सवाल है कि जी, मैंने नए शहर में एक सलून खोले हुए कुछ महीने हो गए हैं, लेकिन सैलून। अभी, हाँ, लेकिन अभी भी ग्राहक कम आ रहे हैं, तो इस समय खुद को प्रेरित कैसे रखें? आपने सैलून खोला है, तो प्रेरित होना चाहते हैं आप। म मेरे ख्याल से आपको निराशा हो रही है कि ग्राहक नहीं आ रहे हैं। तो देखिए, बिज़नेस है, कोई भी बिज़नेस आप लेंगे उसमें 2 ही चीज़ें हो सकती हैं, आप सक्सेसफुल हो सकते हैं या सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। सवाल सिर्फ़ ये है कि प्रेरित होने की बजाय आप हौसला रखें, सबसे इम्पोर्टेंट है, आप हौसला रखें। आपको आपके हाथों के ऊपर में जो कुशलता है या आपके जो कारीगर हैं उनकी हाथों पे कुशलता है, तो आप अपना हौसला रखिएगा। इसमें कोई गारंटी नहीं है कि हर बिज़नेस चल सकता है, ये भी कोई गारंटी नहीं है कि हर बिज़नेस फेल होता है। जो चलता है वो चलता है, जो फेल होता है वो फेल होता है। आपको सिर्फ़ अभ्यास करना है कि क्या कारण है कि ग्राहक नहीं आ रहे? या फिर क्या कारण है, किस वजह से आप ग्राहकों को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं? आपने जो सैलून खोला है, उसमें शायद पार्लर होगा, तरह-तरह की चीज़ें होंगी। आपके अंदर में जो ख़ासियत है, वो ख़ासियत लोगों तक पहुँच रही है क्या? क्या आपको आगे जाकर के लोगों से बात करनी चाहिए? इसमें खुद कभी-कभी खुद को इंट्रोस्पेक्शन भी करना पड़ता है, क्योंकि इंसान कई बार मैंने देखा है कि पैसे माँगने से डरता है। वो कहता है कि काम तो मैंने कर दिया है, लेकिन हमारे पास में पैसों के बारे में बहुत सारी गलत धारणाएँ हैं। वो बचपन से जो सीख लेता है कि भई पैसा बहुत पाप की जड़ है, अमीर आदमी के पास बहुत पैसा होता है लेकिन वो सो नहीं सकता, पैसों से बहुत तकलीफ होती है, फलाना वगैरह। ये सब जो मान्यताएँ हैं उसकी वजह से कई बार जो बिज़नेस भी कर रहा है वो कहता है कि मैं काम तो बहुत अच्छा करूँगा, लेकिन पैसा माँगने के समय उनको थोड़ी-सी उस बात की एक हिचक होती है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं। इनफैक्ट मैं अभी एक सर्वे भी मैंने कराया था, क्योंकि मैं चाहता हूँ महाअपेक्षा की तरफ से हम लोग लोगों को पैसों के बारे में सिखाएँ, कि उसकी तरफ में एटीट्यूड अगर आपका गलत रहेगा तो आप कभी उसको आप संपन्न नहीं हो पाएँगे। मैं तो नहीं कह रहा हूँ कि आप करोड़पति या अरबपति बन जाएँ, लेकिन संपन्न होना ज़रूरी है। आपकी जो ज़रूरतें हैं, आपके जो सुख साधन की संपत्ति है, जो जो साधन है, कम से कम उतना तो आपके पास होना चाहिए। तो उसमें कई बार मैंने देखा है कि महाअपेक्षा की स्टडीज़ में कि लोगों का जो एटीट्यूड होता है, जो उनकी जो पैसों की तरफ जो देखने का जो नज़रिया होता है, वो कई बार उनको रोक देता है। जाने-अनजाने में सबकॉन्शियस को उनका सिग्नल जा रहा है कि पैसा कमाना बुरी चीज़ है। तो फिर वो आपको कमाने नहीं देता। तो एक तो आपको इंट्रोस्पेक्शन भी करना है कि कहीं आपके कोई थॉट्स तो इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं। तो फिर क्या होता है कि आदमी जो काम करता है ना, उसके अंदर में कहीं न कहीं वो एक चीज़ नज़र आती है। आप देखिएगा, एक जैसा उदाहरण मैं देता हूँ कि खाना बनाने के समय जो खाना बनाने वाला है, उसके मूड पे बहुत डिपेंड करता है। अभी आपने वो एक पिक्चर देखी होगी, वो बहुत सुंदर पिक्चर है, वो सीरीज़ है, वो मेड इन इंडिया टाइटन के बारे में, टाइटन घड़ी के बारे में। इंसिडेंटली मेरे पास भी टाइटन ही है। तो बहुत अच्छा एक सीरियल आया है। उसमें एक जो रक्षित देसाई होते हैं, तो उनकी कैरेक्टर को उन्होंने दिखाया है कि वो एक अकूरी नाम का एक ऑमलेट वो होता है, अंडे की भुर्जिया की तरह। वो पारसी लोग बनाते हैं, बहुत टेस्टी होता है। तो वो जब अकूरी बनाने का उनको बहुत शौक होता है। तो जिस दिन वो उनकी मिसेज़ वो चाखती हैं, वो कहती है कि तुम्हारा ना दिमाग में कुछ चल रहा है, कुछ चिंता है आपको। तो कहता कैसे पता? बोले बस अकुरे के टेस्ट से पता चल गया। तो जो खाना बनाता है ना, तो उसकी दिमाग की जो हालत होती है ना, वो उसके खाने में उतर जाती है। ये क्यों होता है कि जाने-अनजाने में आपके थॉट जो है उसके हिसाब से आप उसको बना रहे हैं। उसी तरह से जब आप दुकान चला रहे हैं या अपना सैलून चला रहे हैं, तो आपकी मानसिक स्थिति क्या है, आपकी बिलीफ्स क्या है, उसके ऊपर स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। लोग सीधे बोल देते हैं कि अरे साहब इसका तो चला नहीं, या तो मेरा तो किस्मत ही खराब है, मेरे तो जगह ही ठीक नहीं थी, या तो इसके वास्तु ठीक नहीं था, फलाना ठीक नहीं था। कभी भी अपने अंदर में झाँक के देखने की हिम्मत नहीं होती है और लोग कोशिश नहीं करते हैं। यही तो हम लोग महापरीक्षा में कई बार देखा है हमने और कई बार लोगों को बोलते हैं कि आप ये चीज़ देखिए।
और हम उनके साथ बैठ करके उनके पास्ट में, उनके बचपन में, उनके यंग एज में क्या 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 कौन से ट्रॉमास फेस किए हैं, कौन से बिलीफ सिस्टम लेके चल रहे हैं, वहां पे हमको उसका हल मिल जाता है। ये है उसका कारण। कारण कोई वस्तु और ये और वो तरह तरह की चीजें नहीं है, कोई किसी ने टोटका कर दिया, ऐसा नहीं होता है। या मैं रास्ते के गलत साइड में दुकान खोल दिया हूँ, आपके ऊपर है, क्योंकि आप उसको चला रहे हो। गुस्से में गाड़ी चलाओगे, एक्सीडेंट होना लाजमी है, कहीं ना कहीं हो ही जाएगा। शांत मन से चलाओगे, अच्छे खुश मन से चलाओगे तो ठीक चलाओगे। उसी तरह से आपका बिजनेस है। तो हो सकता है कि आप पहले तो आप ये, मेरे तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा समय निकाल करके प्रशांत जी से बात करिए और एक अपॉइंटमेंट ले लीजिए, तो बैठ करके साथ में बैठ के, मैं तो कभी भी आगे नहीं खींचता किसी को। आई एम नॉट अ पर्सन हु लीड्स, आई एम अ पर्सन हु वॉक्स बाय योर साइड। मैं साथ में चलता हूँ और साथ चल करके हम ढूंढेंगे, वो आप और मैं, इसको हम ढूंढेंगे कि आपकी कौन से बिलीफ्स हैं, कौन सी ऐसी धारणाएं हैं जिसकी वजह से आप इस चीज को रोड़ा डाल रहे हैं। तो बाहर ढूंढने की बजाय यहां ढूंढिए और हौसला रखिए। इसमें आप जरूर सक्सेसफुल हो सकते हैं और जरूर होंगे। सिर्फ जो अंदर कहीं ना कहीं कुछ चीज अटक रही है ना, उसको ढूंढने की जरूरत है। तो ये तो हम करके दे सकते हैं और इजीली हो जाएगा। बट हौसला आप रखिए एंड विल फाइंड आउट हाउ इट कैन बी डन। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैनेजमेंट करना, इसको सीखना, उसको सीखना, वो सब एक तरफ, आपकी मानसिकता क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए वो मैं कोर्स की बात बता रहा था, तो मैं ये इसको डेवलप कर रहा हूँ कि किसी भी तरह से हमारे यंग लोगों को पैसों के बारे में बताना चाहिए, क्योंकि आजकल का जमाना कंपटीशन का जमाना आ गया। अब तो एआई आ गया है और हम अभी भी पुरानी सोच में पड़े हुए हैं कि पैसा कमाना बुरी चीज होती है, या हम इसी तरह से कमाएंगे, हम इसी तरह से कमाएंगे। हमारा माइंड हमने बिल्कुल एक ही चैनल में डाल दिया है। कोई कहता मैं यही करूंगा, मैं सिर्फ प्रोग्रामिंग सिखाऊं, यही करता रहूंगा, पता चला एआई ने आपकी प्रोग्रामिंग ले ली। वो आपका 10 दिन का काम 1 घंटे में कर देता है। तो फिर कहाँ जाओगे? फ्रेश माइंड ओपन रखिए। आपकी एटीट्यूड और आपकी कौन कौन सी बिलीफ सिस्टम्स हैं उसके बारे में अभ्यास कीजिए। सबसे बड़ा रोड़ा हमारे अंदर, खुद के अंदर होता है। आपका सलून चलेगा, बिल्कुल चलेगा, हौसला रखिए। और बाकी चीजों के लिए मैं हूं ना। जी प्रशांत जी। सर कोई मिलिंद 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 नायक जी ने हाथ खड़ा किया, 1 मिनट। मिलिंद नायक जी ने हाथ खड़ा किया है, उनको एक मौका देते हैं। जी मिलिंद जी। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार आज ही नमस्कार। आपका मैंने रेडियो पे, मैं पुणे से हूँ, पुणे जी। स्वारगेट के पास मेरा फैक्ट्री है। जी और किस चीज की फैक्ट्री है साहब? हम ऑटो कंपोनेंट्स बनाते हैं, अर्थिंग इलेक्ट्रोड्स बनाते हैं, क्या लाइटिंग बात। प्रोटेक्शन सिस्टम्स बनाते हैं। मैं वेरी गुड। मेरा क्वेश्चन ऐसा है कि मैं उम्र के 10-12 साल से काम कर रहा हूँ। मेरे पापा जी इंजीनियर में थे, तो जाते जाते कुछ कंपोनेंट दे देते थे, उसका ड्रिलिंग वगैरह वगैरह इंजीनियरिंग का जो है वो करता था। लेकिन ऐसा है ग्रेट। कि जितना डेवलपमेंट होना चाहिए था मुझे, उतना हुआ नहीं है। आई एम जी नाउ 57 नाउ, 1968 बॉर्न हूँ मैं। तो इसके लिए क्या करें, जब बिलीफ सिस्टम में या बचपन से वो थोड़ा माहौल ऐसे रहा, आई डोंट नो। मैंने प्रशांत जी से सुबह बात की थी इस बारे में, जी तो एक बार सर से मिल लेते हैं। तो आप जी। गाइड कीजिए कैसे करना है आगे। देखिए साहब, आपको एक बात मैं बता देता हूँ। हम्म। आपके पास में 47 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। यस। उतना एक्सपीरियंस तो मेरा भी नहीं होगा। देखिए यू आर रिचर बाय दैट। आप अपनी उस चीज को, अब ये जो उपलब्धि है उसको देखिए ना। हम्म। आप जो कह रहे हैं कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, वो बात की बात है। पहले आपके पास क्या है उस चीज को एग्जामिन करिए। हम्म। 47 ईयर्स का रिच एक्सपीरियंस है। 10 साल की उम्र से आपने ये चीजों को सीखना शुरू किया है। तो आपके जैसा हाथ जो बैठा है ना, वो बहुत कम लोगों का हाथ बैठता है। इसके बाद आपको एक और बात बता दूं कि किसी भी चीज को सीखने के लिए कोई उम्र नहीं होती। देर इज नो नो रिस्ट्रिक्शन ऑफ एज। आप बिलीव नहीं करेंगे, रिटायरमेंट के कई सालों के बाद पिछले साल मैंने फ्रेंच कोर्स शुरू किया और A2 हम्म। लेवल तक मैं पास हो गया हूँ। वाह। मैं बैठा रहता था और वहां पे 16, 17, 18 साल के बच्चे बैठे रहते थे मेरे साथ। हम्म। तो पहले दिन मैं गया तो लोगों ने समझा प्रोफेसर आए हैं। तो मैंने कहा नहीं, मैं तुम्हारे साथ का स्टूडेंट हूँ। तो मजा आया, सीखा मैंने उनके साथ में, हंस खेल हम्म। करके एज ए स्टूडेंट। पेंसिल शार्पनर सब लेके जाता था। वो पास हो हम्म। गया मैं। हालांकि लोग कहते हैं कि लैंग्वेज सीखना एक उम्र के बाद काफी डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन सीख लिया।
अब इसके बाद मैं पायलट बनने के लिए जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू गेट माई प्राइवेट पायलट लाइसेंस। तो मैं इस उम्र में अभी उसको शुरू करूंगा और सीखूंगा फ्लाई करना। तो एक वाह ट्रायल फ्लाइट कर रखी है मैंने, तो उसका मजा आया मेरे को, तो मैंने कहा चलो लाइसेंस भी ले लेते हैं। तो आप इस चीज को तो मन से निकाल दीजिए कि अभी आप नहीं सीख सकते, डिफिकल्टी कोई नहीं है। आप काम संभाल करके आपको क्या क्या चीज सीखनी है आप उसके बारे में देखिए। आप आइए मेरे से मिलिए, हम हम्म इसको एनालाइज करेंगे। सबसे पहले हम्म कि आपके अंदर में ये जो एक भावना आ गई है कि भाई मैं यंग एज से मैं प्रैक्टिकल काम करने लग गया हूं, तो कुछ मेरे को अभ्यास करने की जरूरत है। आपके एडवांटेज की तरफ देखिएगा। अभ्यास की हम्म जरूरत अगर आपको लग रही है कि इन पर्टिकुलर चीजों में मैं नहीं कर पा रहा हूं, हो सकता है जैसे मेरे को ये था कि भाई मैं पर्टिकुलर एक्सेंट से नहीं बात कर सकता हूँ, या मेरे को उस महफिल में जाकर के मेरे को तौर तरीके नहीं आते, तो वो सीख लिया मैंने। आप भी सीख सकते हैं, लेकिन जो चीज की जरूरत नहीं है वो सीखने की जरूरत नहीं है। अभी आपके पास में जो आपकी फैक्ट्री का काम है, आपके प्रैक्टिकल काम है, उसके बाद में जो समय बचता है उसको हम प्लान कर देंगे। और हम्म डेफिनेटली माओपेक्षा आपको जरूर मदद करेगा। आप मिलिए मुझसे, आप पुणे में ही है तो जरूर मिलिए। कम एंड मीट मी। यस सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मिलिंद जी। जी प्रशांत जी, आप कुछ कह रहे थे? नहीं सर, वो मिलिंद सर का ही हाथ ऊपर था। अच्छा अच्छा, ठीक है। और किसी के हाथ हैं? ये हाथ मुझे दे दो ठाकुर। अमोल जी, अमोल जी ने हाथ खड़ा किया जी। अमोल सर पगारिया जी, एक, बोलिए। यस सर, सर एक, मतलब मे बी ये इलॉजिकल क्वेश्चन है, बट है ना, आजकल आजू बाजू में इतना करप्शन देखते हैं, इतना ये देखते हैं ना, तो ऐसे जी अंदर से चिड़चिड़ हो जाती है। और स्पेशली अभी जो 3 4 दिन पुणे में फ्लड आया था, तब समझा कि ये नेचर निर्मित नहीं था, ये मानव निर्मित पूर था। कि मतलब जो जी नदियों का पात्र इन्होंने भर डाल डाल के मतलब कम कर दिया है, वहां पे अनऑथराइज बिल्डिंग्स बन दी है, और ये सब ये पॉलिटिशियन लोगों की है। तो ऐसे ना अंदर से चिड़चिड़ हो जाती है, तो इसको डाइवर्ट करें, छोड़ दे, क्या करें, मतलब वो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। कभी कभी इग्नोर कर दी, इसलिए तो मैंने ट्विटर भी अनइंस्टॉल कर दिया कि नहीं यार, ये पढ़ना ही नहीं है, नेगेटिविटी पढ़ना ही नहीं है। लेकिन वो इससे क्या करेगा समझता नहीं है। यस सर। देखिए, आपकी चीड़ से करप्शन बंद हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। ठीक है ना? लेकिन आप इसको एक सिस्टमेटिक तरीके से सॉर्ट कर सकते हैं। आपके पास एक वोट की ताकत तो है ना? वो है ना, ऐसे होता है सर, 5 साल में एक बार अच्छी है, और ऐसे होता है वो वोट भी वेस्ट हो रहा है। देखिए, ये बात गलत है। आप अपना वोट तो डालिए, और जहां तक हो सकता है आपके आसपास के लोग हैं उनसे चर्चा करिए। देखिए, ये जो एक समाज की व्यवस्था है इसमें चर्चा बहुत जरूरी होती है। छोटी छोटी जगहों पे देखिए, पंचायत में चर्चाएं होती हैं, या हमारे जिला परिषद में चर्चाएं होती हैं, हमारे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में चर्चाएं होती हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली में होती हैं, पार्लियामेंट में होती हैं। चर्चा बहुत जरूरी है। और ये चर्चा जो है यहाँ तो होती है, लेकिन इंसान के आसपास की जो उसकी समाज है, व्यवस्था है, उसमें भी चर्चा होना बहुत जरूरी है। तो आप चर्चा करिए, लोगों से बात करिए, चिढ़िए मत। लेकिन इसके बारे में क्या है कि हर इंसान ने अगर अपने शांति से दिमाग को इस्तेमाल किया और सोचा उसके बारे में, ठीक है, हवा आती है, आप आप अकेले खड़े हैं वहां पर, लेकिन वो हमेशा वो एक कहानी है ना कि जब जंगल में आग लगी थी तो सारे जानवर यहाँ वहां भाग रहे थे। एक चिड़िया थी छोटी सी, वो चोंच में अपना पानी लेकर के एक बूंद डाल ले आती थी, फिर उड़ती थी, फिर चोंच में बूंद डाल देती थी उसमें। तो उसको बाकी लोगों ने कहा, रे पागल, तेरे एक बूंद पानी से क्या होने वाला है? तो उसने कहा कि कुछ हो ना हो, लेकिन जब समय आएगा तो मेरे को अपने आप से कोई लज्जा नहीं आएगी कि जब आग लगी थी जंगल में तो मैं क्या कर रही थी, मैं भाग रही थी, या वहां उस आग को बुझाने में मैंने थोड़ा अपने हिसाब से कुछ तो कंट्रीब्यूशन दिया। तो ये याद रखिएगा, कभी भी अपने आप को छोटा न समझें। आपके विचार बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और आप अपने मित्र बंधु से जहां जहां आपके कॉन्टैक्ट्स हैं उन तक अपने विचार पहुंचाइए कि भाई ये करप्शन अगर होता है तो नुकसान तो हमारा ही है। हमारे टैक्स का पैसा अगर वो ठीक ढंग से जाता है तो बड़ी बड़ी अच्छी चीजें होती हैं।
बहुत सारे डेवलपमेंट के काम होते हैं, लेकिन अगर किसी जगह पे आपको ऐसा लग रहा है कि कोई पर्टिकुलर व्यक्ति इस तरह से कर रहा है, तो आप उसके बारे में लोगों से चर्चा कर सकते हैं। चिढ़ने से एक दूसरे को सिर्फ, वही मैंने कहा ना कि ये जो अलार्मिंग चीजें होती है, फियर वाली चीजें, ये बिक जाती हैं। अरे भाई कितना पैसा खा लिया उसने, देखो यहाँ पे नाला गिर गया, नाला टूट गया, फलाना हो गया, ये हो गया, वो हो गया। ये बातें हैं, लेकिन प्रैक्टिकल सॉल्यूशन आता है जब आप उसके बारे में चर्चा करते हैं, शांत मन से सोचते हैं, कुछ विधायक विचार करते हैं कि इसको अगर आगे से प्रिवेंट करना है तो हमें किस तरह के लोगों को चुनना है। इसके बारे में आप बात कर सकते हैं अपने समाज में, अपने दोस्तों में, आपकी सोसाइटी में, आपकी कम्युनिटी में, आपके मित्र बंधुओं के बीच, अपने फैमिली में। उतना एक चोंच भर पानी तो डाल ही दीजिए, क्योंकि वक्त आने पे जब ट्रू पूछा सर, ट्रू। जाएगा तो आप भागे नहीं थे, आपने उतना पानी तो डाला था। तो जब सब पानी डालेंगे सही तो बात है। आग बुझाएगी। लेकिन थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ये तो ठीक है, ये तो मैंने आपको प्रवचन दे दिया, उसको, हाँ। उससे कुछ होने वाला नहीं है। सबसे पहले ये सब न्यूज से आपको जो विचलित हो रहे हैं उसके ऊपर में आप पहले सोच विचार करिए। ये विचलित होने से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, आपकी एसिडिटी बढ़ेगी, अल्सर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये विचलित ना हो। समाज की व्यवस्था बहुत धीरे धीरे बदलती है। हम एक दौर से जा रहे हैं, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा, अलेक्जेंडर का भी जमाना था, इंडस वैली का भी जमाना था, उसके बाद में अशोका का भी जमाना आया, उसके बाद में तरह तरह के लोगों के जमाने आके गए हैं। हर समय कहीं ना कहीं दुख भी हुआ है, सुख भी हुआ है। इस दौर से हमें गुजरना है। अब हम इस इरा में, इस सेंचुरी में आ गए हैं कि पीछे देखते हैं तो हमारे टाइम में वो हमने ग्रामोफोन भी देखे हैं, चाबी से घुमाने वाले, और अभी फ्लैश ड्राइव भी देख लेते हैं कि इतने से में हजारों गाने आ जाते हैं। तो वी हैव सीन एवरीथिंग। आप भी इस दौर से गुजरेंगे। आपकी जो लिमिटेड लाइफ है, 100 साल की, 150 साल की, जो भी है, 150 साल की, उसमें ही आपको जो कुछ अनुभव लेना है, अनुभव लेना है। तो अच्छे अनुभव हैं उसको लीजिए। अब जो चीज चिढ़ दिला रही है उससे अपने आप को क्यों नुकसान कर रहे हो? अपना हेल्थ मत खराब करिए। उसके लिए एक अलग सिस्टम है, उस पर अपना कंट्रीब्यूट करके छोड़ दीजिए। कंसंट्रेट ऑन योर वर्क, कंसंट्रेट ऑन योर सेल्फ। मैंने हमेशा कहा ना कि त्रिकोण में 3 साइड्स होते हैं। एक साइड है सूर्य की रोशनी और हवा। दूसरी साइड है न्यूट्रिशन एंड वाटर एंड ये जो आप इनटेक करते हैं। और तीसरा है थॉट्स। तो आप न्यूट्रिशन और वाटर पे कंट्रोल रखिए, ठीक ढंग का खाइए, और थॉट्स जो आ रहे हैं ना उसको ठीक ढंग के थॉट्स को लीजिए। बहुत सारा अगर विचलित करने वाला थॉट आ रहा है ना, वो नुकसान कर देगा, उसको वहां ब्लॉक कर दीजिए। आपके ये ग्लास पानी के अंदर में कचरा आ जाए तो आप पानी नहीं पीते हैं, गंदगी को फेंक देते हैं। आप कहते हैं मेरे को साफ पानी चाहिए। तो ये थॉट जो आ रहे हैं इसमें कोई फिल्टर नहीं है क्या? थोड़े फिल्टर लगा दीजिए। ट्विटर बंद करने से कुछ नहीं होगा, उसको खुला रखिए। आप चूज करिए कि आप क्या देखना चाहते हैं। दे कैन नॉट फोर्स यू टू रीड व्हाट दे वांट। आप उस चॉइस को अपना ट्रू। एक्सरसाइज करिए कि मैं क्या पढ़ना चाहता हूँ, मैं क्या देखना चाहता हूँ। और अगर अमूमन मेरे सामने कुछ आ गया जो विचलित करने वाला है तो मुझे नहीं चाहिए, मैं आगे निकलूंगा। बराबर है। इस जिंदगी में एकदम ये सही। एक मैन्यूवरेबिलिटी है। जैसे हम घाट चढ़ते हैं तो ऐसे घुमावदार रास्तों से चढ़ते हैं, लेकिन धीरे धीरे ऊपर चढ़ जाते हैं। तो घुमाव आएंगे, अपने आप को बचाते हुए आपको लेना है, क्योंकि सामने पत्थर वत्थर बहुत कुछ होता है। तो ये सब नेगेटिव चीजें तो आएंगी, और ये क्या है, नेगेटिव बिकता है, इसलिए सब लोग पैसे लगा लगा के आपके ऊपर में नेगेटिव फेंकते हैं। अब मैंने आपसे कह दिया कि ताला खरीद लो, मेरा ताला बहुत अच्छा है, तो आप नहीं खरीदेंगे। मैं कहूंगा आजकल चोरियां बहुत हो रही हैं, ताला खरीद लो, आप फिर इमीडिएटली खरीद लेंगे। तो लोग तो आपके पास में नेगेटिविटी फेंकने ही वाले हैं। आपने कितना लेना है ये आपके हाथ पे है। यू हैव टू डिसाइड। ठीक है? एकदम सही सर, एकदम सही। ठीक। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। जी, और कोई है हाथ जिसका खड़ा हो? एनीबडी रेजिंग देयर हैंड? यहाँ मुझे नजर तो नहीं आ रहा है। तो जी, प्रशांत जी, सर महेश कोई निकम जी प्रश्न का आए मैसेज। हैं? यस सर, महेश निकम जी का मैसेज है। जी जी। मैं किसी को माफ करना चाहता हूँ, लेकिन जैसे ही उसे देखता हूँ पुराना दर्द फिर से सामने आ जाता है।
तो आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है, तो इसे कैसे टैकल करें? जी आप एक काम कर लीजिए, एक जहर का गिलास ले लीजिए और पी जाइए, वो मर जाएगा। कर सकते हैं आप। बहुत अच्छी बात है, आप माफ करना चाहते हैं, मतलब आप कह रहे हैं मुझे जहर नहीं पीना है। फिर कहते हैं वो जब सामने आता है तो फिर मेरे अंदर में ये सब आना शुरू हो जाता है, मैं कैसे? तो आप देखिए, आपको माफ उनको नहीं करना है, आपको अपने साथ संवाद करना है कि क्या वो व्यक्ति इतना इंपॉर्टेंट है, क्या वो व्यक्ति इतना इंपॉर्टेंट है कि आपका जीना हराम कर दिया उसने, तो आप उसके बिना जिंदगी नहीं गुजार सकते क्या? हो गया। मैं हमेशा कहता हूँ कि वो एक साहब सज्जन जा रहे थे अपनी मिसेस के साथ, और रास्ता क्रॉस करने को खड़े थे, उनको पार्टी में जाना था, सफेद शर्ट पहन रखा था, और ऊपर से कौवे ने उनके शर्ट के ऊपर में प्रसाद दे दिया। तो बड़े परेशान हो गए, गाली वाली देने लगे, अरे यार मेरा इतना सा शर्ट खराब कर दिया, कौन सा पंछी क्या है? तो उनकी मिसेज ने टिश्यू निकाल के दिया उनको कि भाई पर्स में से दे दिया। वो मित्र जो है वो उठा करके उसको देख करके और गाली देने लगे, अभी किसकी पोछू, वो तो उड़ गया। तो साहब पोछना खुद के शर्ट को है, वो कौवे को नहीं पोछना है अपने। उस चीज को समझिए, उसको देख करके गुस्सा आ रहा है, ये आपकी वीकनेस है। वो जीत गया, उसने तो पहले आपके साथ में जो करना था कर गया है। उसके बाद में जब भी आप उसको देखते हैं तो आपको गुस्सा आ जाता है, आपको राग आता है, यानी कि दोनों तरफ से वो जीत रहा है। एक तो उसने आपके ऊपर प्रहार करके पहले वो जीत गया, और अब वो कंटिन्यूस प्रहार कर रहा है, जब भी आप उसकी याद करते देखते हो तो वो जीत रहा है। आप कर क्या रहे हो? आपको लगता है उसको मार देंगे, फांसी चढ़ा देंगे या उसको खत्म कर देंगे तो आपकी शांति हो जाएगी? बिल्कुल नहीं होगी। इसके ऊपर में मैंने एक वेबिनार भी दिया था कि इसके बारे में कि कैसे हम, हमारा जो एक बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट है कि भाई इमीडिएटली हमारा इंस्टिंक्ट होता है कि किसी ने हमें हर्ट किया तो इमीडिएटली उसको पीछे हटा दो, मार दो, धक्का मार दो। उसने कहीं हर्ट कर दिया तो आप भी उसको एक हर्ट कर दो। लेकिन वो रेप्टिलियन ब्रेन चल रहा है आपका, जो प्रिमिटिव ब्रेन है। हम अभी बहुत एडवांस हो गए हैं, हमारा ब्रेन बहुत एडवांस हो गया है, सोच सकता है, शांति से सोचिएगा। इतने दिन के बाद में भी यदि वो आदमी आपको प्रोवोक कर रहा है तो कौन जीता? आप जीते ना? नहीं। वो जीत गया। आपके एंगर से आपको लग रहा है कि मैं वो आवेश में आ गया हूं, लेकिन उसकी इतनी ताकत है कि आपके ब्लड प्रेशर को यहां बैठे बैठे उसने बढ़ा दिया। सामने खड़ा हो जाता है तो आपका ब्लड प्रेशर चढ़ जाता है, आपको गुस्सा आ जाता है, चेहरा तमतमा जाता है। माफ करने की क्या जरूरत है? छोड़ दीजिए, आप अपने आप को क्लीन करिए पहले। उस आदमी के दिए हुए ट्रॉमा को अगर आप कर पाए तो उसके बारे में आप स्वयं ट्राई करें। नहीं तो विकाया में हमारे पास रास्ता है, आ जाइए मेरे पास में, आधे एक घंटे में बैठ करके वी विल ट्राई टू, हमारे पास 3-4 टेक्निक्स हैं जिससे हम उसको पूरा क्लोजर लाके दे देंगे। तो कोई फॉरगिव करने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप उस मैटर को जब एक बार आप दफन कर देंगे तो दोबारा वो आदमी आपको तकलीफ नहीं देगा। वो आपके सामने आएगा तो आप बिल्कुल मुस्कुराते हुए उसके साथ बात करेंगे, क्या हाल है भाई? वो परेशान हो जाएगा कि भाई मैंने इसका इतना नुकसान किया, ये सामने वाला मुस्कुरा रहा, पता नहीं क्या करेगा, अभी मीठी छुरी तो नहीं चला देगा। तो उस हिसाब से आप सोचिएगा, बिकॉज ये हमारी टेंडेंसी होती है। तो वी हैव टू गेट ओवर दैट रेप्टिलियन, जो ब्रेन का जो हमारा एक पर्टिकुलर एक फाइट और फ्लाइट का जो इंस्टिंक्ट है, इमीडिएटली किसी को वापस उसी टाइम धड़ाक से दे देना। वो रेप्टिलियन ब्रेन जो है ना, वो हमको बहुत एक्साइट करता है। इसीलिए आप कभी सिनेमा में देखेंगे कि हीरो को 3-4 लोग मिलकर के पकड़ लिए हैं, ये कर दिया है, उसके सामने बहुत जुल्म कर दिया, फिर जब वो चिंगाड़ के उठता है और वहीं धाड़ 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 10-12 को ढेर कर देता है, तब आपके मन को बड़ी शांति मिलती है। ये आपका रेप्टिलियन ब्रेन काम कर रहा है, ये इंस्टिंक्टिव है। ये आपकी तरफ से उसने आपकी क्या कहते हैं आउटसोर्स कर दिया, आपने अपना सारा एंगर कि हीरो ने देखो 10 को मारा था। तो बड़ा मजा आता है आपको देख करके। तो ये वो हर तरह के हीरो को आप देखते हैं, और जब वो जीत जाता है तो आपको लगता है कि हाँ आप जीत गए। तो वो दो चीजें काम कर रही हैं उसमें, एक आपका रेप्टिलियन ब्रेन काम कर रहा है, और दूसरा आपका मिरर न्यूरॉन। मिरर न्यूरॉन के बारे में थोड़ा बता दूं। मिरर न्यूरॉन ऐसा होता है कि यदि आपने देखा कि कोई आदमी बहुत जोर से कोई चीज को टाइट कर रहा है,
और वो आप सिनेमा देख रहे हैं, उसको बहुत टाइट कर रहा है और उसको कठिनाई हो रही, तो आपके दांत भी देखते देखते ऐसे हो जाते हैं, क्योंकि आपको वो फील होने लगता है कि कितना जोर से वो प्रेशर लगा रहा है। उसको कहते हैं मिरर न्यूरॉन। तो आप कोई किसी के सामने आप देखते हैं, किसी के ऊपर में एकदम प्रहार होता है, किसी को मार रहा है, मार्केट में आप जा रहे हैं, किसी ने किसी को जोर से मार दिया, तो आपको एकदम घबराहट सी होने लगती है जैसे कि आपको किसी ने मार दिया। ये है मिरर न्यूरॉन। और एक है रेप्टिलियन ब्रेन। तो जब हीरो खूब पिटाई करता है तो आपका मिरर न्यूरॉन कहता है वाह वाह मैं जीत गया हूं। और रेप्टिलियन ब्रेन तो चाहता ही है कि ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा, वो चलता है। बट वी हैव टू गेट अबव ऑल दैट। हम तो महापेक्षक हैं जी, इससे बाहर निकलिए। इस फिर ये जो है ना चक्र, इस चक्रव्यूह से बाहर निकलिए। उसने मारा, मैंने बदला लिया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। फॉरगिव करना छोड़िए, पहले अपना क्लोजर ले लीजिए। उस हर्ट को आप हमेशा के लिए क्लोजर में लाएंगे, उसके बाद आपको तकलीफ नहीं होगी। तो द गेम इज नॉट टू हिट हिम, नॉट टू फॉरगिव हिम, नॉट टू डू एनीथिंग विद हिम। द गेम इज टू फॉरगिव योरसेल्फ फॉर हैविंग सफर्ड ऑल दिस वाइल। होता है जी, बहुत बहुत लोगों की सफरिंग्स होती हैं। कहते हैं ना कि आई वॉज वेरी वेरी सैड, मैं बहुत दुखी था कि मेरे पास जूते नहीं है। फिर एक दिन मैंने एक आदमी को देखा जिसके पास एक पाँव नहीं था। होता है, यू अंडरस्टैंड दिस थिंग स्लोली, बट हमें इन सबसे ऊपर उठना है। तो किसी से गुस्सा नहीं करना है, शांति रखनी है। यू हैव टू बी अबव एवरीबडी। बाकी सबके छोटे छोटे इमोशनल अपसेट्स ये वो, इससे ऊपर उठिए। कोई चीज आपको विचलित नहीं कर सकती है, और किसी की कोई अधिकार नहीं है, किसी का कोई अधिकार नहीं है कि आपका सुख चैन छीन ले या आपको विचलित कर दे, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा दे। छोड़ दीजिए। यूज दी अदर फ्रंटल लोब, जो मैं कहता हूँ ना, ये वाला ब्रेन को यूज करिए, जो रैशनल है, जो पीसफुल है। इन चीजों पे जाइए। जो बहुत ज्यादा वायलेंस हो ये सब करते हैं ना, अभी वो ज्यादा, बहुत ज्यादा डेवलप नहीं हुए, उनको शांति की जरूरत है। आप शांत है, आप अपने सत्सर विवेक बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए। बहुत जल्दी प्रवोक मत होइए। किसी ने आपको दुख पहुंचाया है, मेरी आपसे पूरी हमदर्दी है, लेकिन वो पास्ट में चला गया। जो स्टेज था जिसमें आपको दुख हुआ, वो हो चुका है। बार बार उसको याद करके उसको जिंदा मत रखिए। उस जख्म को कुरेद कुरेद करके डोंट कीप इट अलाइव, एंड डोंट बॉदर अबाउट दैट पर्सन। फॉरगिव करना नहीं करना छोड़िए, अपनी हीलिंग कर दीजिए। आपके माइंड में जब हील हो जाएंगे, आपको उसकी कोई बॉदरेशन नहीं होगी। आप मुस्कुराने लग जाएंगे उनके सामने। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस प्रश्न का उत्तर ठीक से पसंद आया होगा। आई होप सो। तो जी प्रशांत जी, एनी अदर थिंग्स इन राइटिंग? ये सर, संजय जी का एक प्रश्न आया है। गुड इवनिंग सर। मुझे पता है कि हर इंसान का सफर अलग होता है, फिर भी मैं हमेशा अपनी तुलना दूसरों से करता रहता हूँ। जी तो जी ऐसा जी क्यों होता है? जी, थोड़ी बहुत तुलना तो करनी पड़ेगी ना। देखिए, आप आइसोलेट तो चलेंगे नहीं, आप तो समाज में रहते हैं। और आपकी खासियत यह है कि आप यूनिक हैं, आपका डीएनए यूनिक है, और आपकी जो बायोलॉजिकल जो आपकी प्रकृति है वो यूनिक है। आपकी थिंकिंग यूनिक है, और आपके एक्सपीरियंसेस यूनिक है। किसी दो इंसान की ये चीजें सिमिलर नहीं होती हैं। तो ये जो यूनिकनेस है, ये आपको बनाता है। लेकिन कंपेयर थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ता है ना, बचपन से ही होता है कि चल रेस लगाते हैं, दौड़ के देखते हैं कि भाई तू तेज कि मैं तेज। क्योंकि यदि आप कॉम्पीट नहीं कर रहे हैं, थोड़ा बहुत रेस नहीं लगा रहे हैं, या कंपेयर नहीं कर रहे हैं, तो फिर आपको पता ही नहीं चलेगा कि मेरी स्पीड कैसी है, क्या मैं ठीक से दौड़ पा रहा हूं। तो जब आप 4-5 लोगों के साथ दौड़ते हैं, तब समझ में आता है कि हाँ, मैं तीसरे में आया हूं, मतलब बहुत सारे लोगों से आगे तो हूं, लेकिन मैं एकदम फर्स्ट में नहीं हूं। तो मैं इंप्रूव भी कर सकता हूँ, या चाहूँ तो मैं इस चीज को एक्सेप्ट कर लूँ कि मैं तीसरे नंबर पर हूँ, इट्स ओके। लेकिन थोड़ी बहुत कंपैरिजन तो लगती है, क्योंकि उसके बिना आपके पास में अगर कोई कसौटी नहीं है, तो फिर ये तो आइंस्टाइन ने भी कहा था ना कि फाइनली इफ यू नीड सम कांस्टेंट, तो उन्होंने कहा लाइट की जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। उन्होंने कहा लाइट की वेलोसिटी को कोई क्रॉस नहीं कर सकता, कम से कम उस कांस्टेंट के साथ में आप हर चीज को कंपेयर कर सकते हैं। अब नहीं करेंगे तो सब कुछ अगर फ्लक्स में है, तो फिर कोई मीनिंग ही नहीं बनेगा।
तो थोड़ी बहुत कंपैरिजन होने से कोई बुरा नहीं है, इट्स ओके। बट उस कंपैरिजन के रिजल्ट से अगर आपके अंदर हीन भावना आ रही है या अक्षमता कि भाई मेरे पास क्षमता नहीं है, ऐसी भावना आ रही है, तो फिर वो थोड़ा गड़बड़ है। तो कंपेयर करिए। अब सीधी सी बात होती है कि हम कहते हैं कि मेरा वजन ठीक है कि नहीं, तो कहते हैं साहब आपकी हाइट कितनी है, तो कहते साहब इतनी हाइट है, तो इतनी हाइट के लिए आपको इतना वजन होना सही है। अब ये किसने बताया है? ये किसने बताया है? जो लोग, आप देखिए कि अफ्रीका में कुछ लोग होते हैं जिनकी हाइट 5 फुट या उसके नीचे होती है, तो एडल्ट है वो भी 5 फुट का। अब वो 5 फुट का है, उसके लिए वो हाइट और वेट बराबर बैठेगा क्या? ये जो है कि हम एवरेज लेते हैं अलग अलग कंट्रीज का, उसके हिसाब से देखते हैं कि इस एज में इतना वेट बच्चे का होना चाहिए, तो एक एवरेज लेकर के उसको हम आइडियल बना देते हैं। लेकिन जब आप अपने आप को कंपेयर करते हैं तो आपको हमेशा देखिए, आप मेडिकल टेस्ट कराइए, 100% कोई भी पैरामीटर आपका ऐसा परफेक्ट नहीं आएगा, कोई ना कोई चीज आगे पीछे रहेगी। क्योंकि परफेक्ट इंसान तो है वो तो एक काल्पनिक एक चीज है कि उसको इतना ब्लड प्रेशर होना चाहिए, उसको इतना टेम्परेचर होना चाहिए, उसकी ये हाइट होनी चाहिए। परफेक्शन तो कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी हम लोग कंपेयर कर लेते हैं कि मोटा मोटी मैं कितने, मेरा ब्लड प्रेशर इस रेंज के अंदर में, मैं मतलब आदमी ठीक है। बट देर इज नो आइडियल। इसीलिए आप यूनिक हो, अपनी यूनिकनेस को पहचानो, उस यूनिकनेस का आनंद लो। और हाँ, अगर आपको ये जानना है कि मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल है कि नहीं, तो आपको फिर वो एवरेज के साथ में तुलना करनी पड़ेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि एवरेज से कम है तो आपको कोई खतरे की घंटी है। वो तो आपका डॉक्टर आपको जानता है, वो बता देता है कि नहीं तुम्हारे लिए ठीक है, तो फिक्र मत करो, मुझे तुम्हारी प्रकृति पता है। तो कंपेयर करना अच्छी बात है, थोड़ा बहुत कंपेयर होने दीजिए, बट उस कंपैरिजन के रिजल्ट से आप विचलित ना होइए। हमारे यहाँ तो फेलियर समझ लेते जी, एग्जाम में फेल हो गया, कम नंबर आ गए तो परेशान हो गए जी लोग, बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। हमने सिखाया ही नहीं उनको कि भाई जिंदगी में सक्सेस भी होता है और फेलियर भी होता है। हम तो एक ही रास्ते पे चलते, सिर्फ सक्सेस लाना, नहीं तो फेलियर आ गया तो फिर जैसे सिद्धार्थ कामले साहब ने पूछा था कि ऐसा क्यों हो गया कि उसने मर्डर कर दिया, तो पर्याय नहीं है तो जाके सुसाइड ही कर लेंगे भाई। क्यों जरूरी है सुसाइड करना? क्योंकि आपको ये बताया नहीं गया है कि फेलियर इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो कंपेयर करने में अगर आपको ये घबराहट हो रही है कि भाई मैं पीछे हट गया हूं, मैं नंबर नहीं आ रहे, ये नहीं आ रहे, जिंदगी में दूसरों के कंपैरिजन में आप क्या करोगे? जो लोग यूनिक है वो बहुत आगे निकल जाते हैं, मैवरिक्स कहलाते हैं वो। आप जानेंगे तो, जो आपको बताता हूँ मैं, मैं काफी पढ़ता रहता था स्कूल डेज में और कॉलेज डेज में कि भाई हायर सेकेंडरी का रिजल्ट आया, आपको ये पेपर में पहले 3 फोटोज आ जाते हैं, ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ऑल इंडिया, या आपके स्टेट के इसमें रैंकर्स और ये और वो। आज पूछिएगा 40 साल के बाद में वो रैंकर्स कहाँ हैं? आपको बहुत कम रैंकर्स उस टाइम के मिलेंगे जो लाइफ में सक्सेस हो पाए। तो हर घड़ी ये चीजें बदलती रहती हैं। तो जो कभी हाई स्कूल में टॉप में था, जिंदगी की रेस में कई बार पीछे हट जाता है। और कई जैसे अभी भाई साहब ने बताया कि साहब मैं 10 साल का था तब से मैं ये काम कर रहा हूँ और मेरे को कुछ कुछ अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली। हो सकता है कि जिंदगी की रेस में वो कहीं आगे निकल चुके हैं, शायद उनको वो पहचानने की जरूरत है। तो हम जब कंपेयर करते हैं कि नहीं सब लोग ये करते हैं, मैंने ये नहीं किया, वहां गड़बड़ हो जाती है। अपने यूनिकनेस को पहचानिए और आगे निकलिए। पर्वत चढ़ना है, कई लोग होते हैं जो माउंट एवरेस्ट चढ़ जाते हैं, कई लोग होते हैं जो छोटे पर्वत पे चढ़ जाते हैं। दोनों का जॉय अलग है। जो जिसको कमजोर है वो एक छोटा पर्वत भी चढ़ जाए तो उसके लिए माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करने जितना होता है, उसकी वो आनंद उसको मिलता है। एक बताता हूँ, मैं कुछ साल पहले की बात है, नारली नाम की जगह पे गए थे। तो हम सब एक बहुत ऊंचा तो नहीं था लेकिन एक चट्टान थी। तो चढ़ने के टाइम में वो पूरी स्मूथ थी, उसमें कोई पेड़ पौधा कुछ नहीं था, बिल्कुल इस तरह का था वो, थोड़े बड़े पैर रखने की जगह थी। तो उसमें एक हमारे मित्र की पत्नी थी, वो तो योगा की इंस्ट्रक्टर थी। शी वॉज वेरी एजाइल, ठक 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 करके सबसे पहले वो पहुंच गई और हमारी पूरा ग्रुप चल रहा था। आश्चर्य हुआ मुझे जाकर के कि मैं अभी बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं है, बट आई केम सेकंड।
एंड मैं अपने आपको हमेशा सोचता था मैं बड़ा स्थूल हूँ, मैं बहुत ज्यादा अजाइल नहीं हूँ, ये नहीं हूँ, वो नहीं हूँ, लेकिन अच्छे बच्चों को पार करके मैं तो चल गया। और वहां जाकर के मैं उनसे मिला, मैंने कहा संगीता जी आप और कोई नहीं आया? उन्होंने कहा नहीं, यू आर द सेकेंड। तो एक आनंद हो गया मुझे। तो वो उस चट्टान को चढ़ने का जो आनंद है वो माउंट एवरेस्ट चढ़ने जितना हुआ मेरे को। तो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग चीजें होती हैं, कंपेयर होता है तो होने दीजिए, कोई बात नहीं है। अपनी यूनिकनेस पे फर्म रहिए, आप अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से चलाइए और आनंद लेते जाइए। दैट इज व्हाट इज माय एडवाइस टू यू। जी प्रशांत जी, समय समाप्ति की घोषणा करनी पड़ेगी, 8 बज सर गए हैं। एक आखिरी सवाल है जी आरती जी का। जी सर मैं जब कंफ्यूजन और स्ट्रेस में होती हूँ तो मुझे मीठा या जंक फूड खाने की बहुत क्रेविंग होती है, तो इसके जी पीछे जी, क्या रीजन है? इसके पीछे क्या रीजन है? देखिए क्या होता है कि ये अगेन ये रेप्टिलियन ब्रेन का एक है, वो उसके पहले की बात है ये। कोई भी प्राणी जब फियर में जाता है तो देखिए उसको सर्वाइवल, फाइट और फ्लाइट में सर्वाइवल मोड में चला जाता है। जब परेशान होता है या फियर में जाता है तो वो सर्वाइवल मोड में जाता है कि मैं अपने आप को कैसे बचाऊं। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारे को जिंदा रखने के लिए हमको रिसोर्सेस चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स सनलाइट और हवा तो मिलने वाली है, लेकिन क्या नहीं मिलेगा? न्यूट्रिशन। आपको कैलोरीज नहीं मिलेंगे। तो आप इमीडिएटली आपका बॉडी जो है वो ज्यादा से ज्यादा कैलोरी स्टोर करने की कोशिश करता है। तो वो जो क्रेविंग आती है कि भाई स्वीट्स जो होती हैं, मीठी चीज जो होती है उसमें कैलोरी डेंस होती है वो, तो वो थोड़े से में ही आपको ज्यादा कैलोरीज मिल जाती है। तो वो फटाफट आपको उन चीजों का डिजायर होता है कि आप जल्दी जल्दी खा लो। दैट इज बिकॉज ऑफ योर फियर। तो आपको उसके ऊपर निकलना है। ये तो आपका एक इंस्टिंक्टिव डिजायर है। मैं तो मीठा खाता ही नहीं हूँ, मैंने तो मीठा छोड़ दिया। आज क्रिसमस डे को मैंने मीठा खाना छोड़ दिया। तो आज तक मैंने मीठा नहीं खाया है, चखा ही नहीं। मुझे मैं भूल गया हूँ मीठा क्या होता है। तो कोशिश कर सकते हैं आप। सिद्धार्थ कांबले साहब मुस्कुरा रहे हैं, उन्होंने भी मीठा खाना छोड़ दिया है। तो क्या है कि दिस क्रेविंग्स दिस क्रेविंग्स आर कमिंग बिकॉज आपके अंदर में फियर आ गया। सर्वाइवल इंस्टिंक्ट पे आप चले गए, कैसे भी करके मुझे कैलोरीज ज्यादा से ज्यादा लेने हैं। एक इंस्टिंक्ट होता है प्राणियों का कि खाना जितना जल्दी अंदर स्टोर कर लो उतना अच्छा है। कहते ना कि भाई कल पुणे शहर में पानी ही नहीं आएगा तो आप क्या करेंगे? सारा बाल्टी वाल्टी सब भर देंगे और खर्चा कम करते हो कि वो पानी नहीं आने वाला है। तो यहाँ स्टोर कर, वहां स्टोर कर, प्रेशर कुकर डाल पानी उसमें, हर जगह पे हर चीज में पानी भर के मग में भी पानी रख देते हो। क्यों? यही है वो। जब आपके अंदर फियर आता है कि पता नहीं क्या होने वाला है तो पहले आदमी न्यूट्रिशन यहाँ वहां से अंदर भरता रहता है। तो जितना कैलोरी डेंस होता है उतना ज्यादा खाता है। एंड दैट इज द रीजन वाई क्रेविंग आपकी बढ़ती है, ये उसका कारण। जी प्रशांत जी, और कोई प्रश्न है या फिर अभी हमें 8 बजे लोगों को जाने दीजिए, फ्राइडे इवनिंग है। नहीं सर, अभी क्वेश्चन खत्म हो गया। जी, तो आपसे फिर अगले संडे मुलाकात होगी 11 बजे। तो तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद, आप लोग आए, मेरे साथ कुछ समय बिताया आपने। लेकिन अगली बार दो ही रिक्वेस्ट है मेरी कि अपने मित्रों को ये जो लिंक है भेजिएगा, उनको कहिए आए। ज्यादा लोग आएंगे तो ज्यादा प्रश्न आएंगे, तो ज्यादा प्रश्न आएंगे तो आपको भी मजा आएगा। तो लोगों को ले आइए और उनको बोलिए कि प्रश्न पूछें। सुन सुन के मजा लेने में बहुत आनंद तो है, लेकिन प्रश्न जब पूछेंगे तो उसमें और आनंद आएगा। तो पार्टिसिपेट करिए और अगले संडे 11 बजे मैं आपसे फिर मुखातिब होऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ लवली वीकेंड। थैंक यू वेरी मच।